हेलो पढ़ंतुओं, स्वागत है आपका द पढ़ंतु क्लासेस पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 1 पार्ट 3 तर्क शक्ति योग्यता विश्लेषणात्मक क्षमता और तार्किक योग्यता वाले भाग से अगला टॉपिक। हम संख्या पद्धति ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो पिछले लेक्चर्स आप देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। संख्या पद्धति और उससे संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आज शुरू कर रहे हैं रीजनिंग एबिलिटी वाला पार्ट। कैलेंडर जो है वो छत्तीसगढ़ पीएससी की एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है और इनसे संबंधित प्रश्न कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इसका कंसेप्ट देखते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। कैलेंडर के प्रश्नों को हल करने के लिए जो पहला कंसेप्ट है वो आता है ऑड डेज या विषम दिन का कंसेप्ट। विषम दिन का कंसेप्ट क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको पता है, एक बार और देख लें इसको। हमें पता है कि एक सप्ताह में, एक हफ्ते में कुल 7 दिन होते हैं, ठीक है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इस प्रकार से 7 दिन होते हैं, उसको एक सप्ताह, एक यूनिट कहा जाता है। 365 दिन होते हैं एक सामान्य वर्ष में, जिसमें कि फरवरी माह में, सामान्य वर्षों में फरवरी माह में दिनों की संख्या 28 होती है। एक लीप ईयर, एक लीप वर्ष जो है उसमें एक दिन की बढ़ोतरी हो जाती है। फरवरी में 28 के प्लेस पे 29 डेज होते हैं। तो एक जो लीप वर्ष है उसमें दिनों की कुल संख्या होती है 366 दिन, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। एक महीना, सामान्यतः एक महीने पे 30 और 31 दिन होते हैं, एक फरवरी को छोड़कर। फरवरी या 28 दिन की होगी सामान्य रूप से, और लीप वर्ष है तो 29 दिनों की होगी। एक सामान्य माह या महीना या मंथ जिसको हम कहते हैं 1 मंथ, वो 1 मंथ जो है उस पर 30 या 31 डेज होते हैं, ठीक बात है। और एक वर्ष में कुल महीनों की संख्या 12 होती है, ये भी हमको पता है। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के महीनों की कुल 12 महीनों में जो कुल 12 महीने हैं उनको एक वर्ष कहा जाता है। अब देखिए ये विषम दिन का कंसेप्ट क्या है, हम ये देख रहे थे। दिनों की संख्या को 7 से, 7 मतलब 7 दिन, सबसे छोटा यूनिट, एक सप्ताह में 7 दिन। तो ये 7 से भाग देने पर जो भागफल मिलता है, कोशेंट मिलता है, वो नंबर ऑफ वीक, सप्ताह की संख्या हो जाती है। और जो रिमाइंडर मिलता है, जो शेषफल बचता है, वो विषम दिन कहलाता है। ये कंसेप्ट है दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर। जैसे आप देखो, नंबर ऑफ डेज हो गया 59, 59 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम जाएगा 56, 59 माइनस 56 हो गया कितना, 3। 3 जो है वो विषम या अतिरिक्त दिन कहलाता है, ऑड डे या एक्स्ट्रा डे भी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 59 डेज में 8 सप्ताह पूरे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। यानी वो जो 7 दिन हैं, रविवार से लेकर शनिवार, या आप बोलें सोमवार से लेकर रविवार, ये 7 दिन जो है कुल 8 साइकिल यानी 8 कंप्लीट वीक होंगे, 8 पूर्ण सप्ताह होंगे। और उसके बाद फिर 3 जो दिन हैं वो किसी सप्ताह के रैंडम लगातार आने वाले 3 दिन हो सकते हैं। हो सकता है सोम मंगल बुध हो, या बुध गुरु शुक्र हो, या मंगलवार बुधवार गुरुवार। इस तरीके से 3 दिन बच जाएंगे जो सप्ताह को पूरा नहीं दर्शाएंगे। तो ये हो गया आपके विषम दिन हो गए, इसे ही आप क्या कहते हैं, विषम दिन। कैलेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, या ये कहें कि विषम दिनों के आधार पे ही हम कैलेंडर रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं लीप वर्ष और सामान्य वर्ष का कंसेप्ट मैंने पहले ही बता दिया है। लीप वर्ष में दिनों की संख्या 29 होती है, जबकि सामान्य वर्षों में फरवरी में दिनों की संख्या जो है वो 28 होती है। लीप वर्ष के फरवरी में 29 दिन, सामान्य वर्षों के फरवरी में 28 दिन। क्लियर हो गई बात। अब देखिए लीप या सामान्य वर्ष के बारे में। वर्ष के 4 अंकों में से, है ना भाई, 4 अंक होंगे, 1988, 1991, 2004, 2006, है ना, 1600, 1700, इस तरीके से सामान्यतः जो है वर्षों को हम 4 डिजिट में दिखाते हैं। तो वर्ष के 4 अंकों में से अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग दे दें। अंतिम 2 अंक जो होते हैं उसको 4 से भाग दे देते हैं। यदि शेषफल 0 आ रहा हो तो वो लीप ईयर होगा। लेकिन यदि शेषफल 0 नहीं आ रहा है
तो वो क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। जैसे 1988 लीप वर्ष है कि नहीं, तो 88 को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, 88 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, और वैसे ही आप 91 को भी किससे डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 88 को भी आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, और 91 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं आखिरी के 2 अंकों को, तो रिमाइंडर आ रहा है कितना, 3। तो ये क्या हो गया कि आपका, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये जो 88 है ये हो गया लीप वर्ष, और 91 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर आपका बच रहा है कितना, 3, इसलिए ये क्या हो गया, एक सामान्य वर्ष हो गया। मतलब इसमें जो नॉर्मल ईयर जो है उसमें दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 365 दिन होंगे इस वाले ईयर पे, और 88 वाले इसमें फरवरी जो है वो 29 की होगी, तो सामान्य वर्ष से एक दिन ज़्यादा, मतलब कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 366। क्लियर हो गई बात। अब बात आती है अंतिम 2 अंकों को क्यों, पूरे को क्यों नहीं। तो देखिए ये नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है, हमको पता है कि 4 से संख्या पूरी भाग जा रही है कि नहीं जा रही है, उसके लिए जितना भी बड़ा नंबर दिया रहे उसके आखिरी 2 अंकों को ही लेने से पता लग जाता है कि 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वही नंबर सिस्टम का कंसेप्ट लगाए हैं। हालांकि हम पूरे को भी भाग दे के देख सकते हैं, लेकिन लगने वाला समय थोड़ा बचाने के लिए हमने इसमें नंबर सिस्टम का कंसेप्ट भी लगा दिया, जिससे नियम के अनुसार ये और आसान हो गया। तो इसीलिए 4 अंक जो रहते हैं वर्ष में, कितने 4 अंकों से दर्शा रहे हैं, तो उसके अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग दे दीजिए। शेषफल 0 हो रहा है तो लीप ईयर होगा, शेषफल 0 के अलावा कोई भी दूसरी संख्या बच रही है तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। ये तो हो गई ईयर की बात हो गई। अब शताब्दी वर्ष की बात करते हैं, मतलब आखिरी में 2 0, तो ये शताब्दी वर्ष कहलाता है। शताब्दी वर्ष क्यों, 100वें साल पे आता है, 100वां साल रहता है ये, ठीक है। किसी भी सेंचुरी का ये 100th ईयर रहता है, 100वां भाग रहता है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हो, सेंचुरी ईयर बोलते हो। जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, तो इसको ये सामान्य तरीके से भाग देकर नहीं पता करते। ये हो गया आपका 400 से भाग देकर के पता किया जाता है। शताब्दी वर्ष के लिए आपको 400 से भाग देना है। यदि वो शताब्दी वर्ष है कि नहीं, तो वो जो सेंचुरी ईयर है यदि 400 से भाग देते हैं, रिमाइंडर 0 आया तो सेंचुरी लीप ईयर होगा, वो सेंचुरी लीप ईयर, रिमाइंडर 0 आया तो, और नहीं आया तो सेंचुरी नॉर्मल ईयर कहलाएगा। जैसे 1600 को 400 से भाग दोगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गए, 4 चौक 16, पूरा पूरा भाग चला गया, तो ये सेंचुरी लीप ईयर हुआ, लीप ईयर। 1700 को भाग दोगे नहीं जाएगा, 100 बच जाएगा भाई, 4 चौक 1600 और 100 बच गया। 1800, इसमें 4 चौक 1600 और 200 बच जाएगा। 1900, 4 चौक 1600 और आपका 300 यहाँ पे बच जाएगा। तो कुल मिला के इन तीनों को भाग देने पर रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये नॉर्मल ईयर है। मतलब ये 1700, 1800, 1900 ये वाले जो सेंचुरी ईयर हैं ये लीप नहीं है, मतलब इनके फरवरी में, इन वर्षों की फरवरी में जो दिनों की संख्या है वो 28 होगी, जबकि 1600 और 2000 ये सेंचुरी लीप ईयर है। इन वर्षों में या इन शताब्दी वर्षों में फरवरी के दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 29 डेज हो जाएगी। ठीक बात। अब सेंचुरी ईयर में विषम दिनों की संख्या को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ देखें, जैसे इन्हीं को उदाहरण के तौर पे 1600 से ही शुरू करते हुए लेते हैं। 1600 400 से पूरी तरह विभाजित होता है, 0 दिन उसमें बचते हैं, रिमाइंडर को ही तो ऑड डे बोलते हैं, रिमाइंडर तो यहाँ 0 बच रहा है। मतलब ये जो लीप ईयर वाली सेंचुरी है उसमें विषम दिनों की संख्या 0 होती है। यहाँ से ये बात समझ में आ गई, क्योंकि 2000 को भी भाग देने पे 0 बचेगा। यानी लीप वाले सेंचुरी ईयर में भी, लीप ईयर जैसा ही कंसेप्ट है, लीप वाले सेंचुरी ईयर में 400 का भाग देने पर रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, जो शेषफल है वो 0 आएगा। मतलब विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 0। अब लीप ईयर से 100 साल बाद की बात करते हैं, 200 साल की बात करते हैं और 300 साल की बात करते हैं। शॉर्ट में अपन समझे 1 बाद, 2 बाद और 3 बाद, यानी 16, 17, 18, 19। तो एक बाद यानी 100 साल बाद की बात करें तो 5 दिन विषम दिनों की संख्या। 200 साल यानी +2 करके बोले तो उसके बाद ये 3 हो गया, मतलब विषम दिनों की संख्या 3, और 1900 मतलब विषम दिनों की संख्या 1। थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझते हैं कि यहाँ विषम दिनों की संख्या निकाली कैसे गई है। ये तो हम समझ गए कि 400 से पूरा भाग गया, शेषफल 0 आया।
तो विषम दिनों की संख्या यहाँ 0 है। तो लीप ईयर वाले सेंचुरी ईयर में भी विषम दिनों की संख्या कितनी? 0। अब बाकी के बारे में बात करते हैं कि 5, 3 और 1 कैसे। तो आप देख लेते हैं। देखिए 1600 को 400 से भाग देंगे तो नंबर ऑफ ऑड डेज हो गया 0। ये तो हम समझ चुके, डिस्कस भी कर चुके। अब 1700 से शुरू करते हैं। देखिए 1700 को 400 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा, देखिए 4 बार भाग जाएगा, 1600 तक भाग जाएगा और बच गया ये 100। ये वर्षों का अंतर है। तो मतलब 1600 तक तो लीप ईयर था, लीप सेंचुरी ईयर। अब उसके आगे 1700 तक, 1600 के बाद 1700 तक कुल हुआ डिफरेंस आपका 100 साल का। ये 100 साल जो है, इस 100 साल को में विषम दिनों की संख्या गिनने के लिए अब इस 100 साल को हम किससे भाग दे देते हैं? किससे? 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 75 और 25 दो अलग अलग भाग बच जाएंगे, जिसमें कि हमें पता है कि भाई ये जो 100 है, ये जो 100 है, जो 100वां वाला साल है, ये 100वां वाला जो साल है वो तो 400 से भाग जाएगा नहीं। इसका मतलब ये जो 100 है, 100 ये कहीं से भी सेंचुरी ईयर तो होगा नहीं। यानी कुल मिलाकर के 76 नॉर्मल ईयर और 24 लीप ईयर की संभावनाएं बनती हैं 100 ईयर में। क्लियर हो गई बात? एकदम क्लियर हो गई है। क्या कहा मैंने कि यदि आप 100 को भाग देते हैं, किससे आप भाग दे देते हैं? 4 से आप भाग दे देते हैं, 25 आया और 25 आने के बाद ये आपके पास विषम, मतलब आपके पास जो यह संख्या है 0 हो गई। ये 25 साल जो हैं वो लीप है, क्योंकि 4 से भाग दिए हैं। तो भागफल क्या बता रहा है कि 100 सालों में 25 लीप वर्ष होंगे, लेकिन इसमें तो ये 100 काउंट हो गया। जबकि 100 जो है वो तो 400 से भाग नहीं जाता, क्योंकि शताब्दी वर्ष के लिए कंडीशन है कि 400 से भाग जाना चाहिए। तो 100 जो है उसे आप काउंट नहीं करोगे। अब यदि 100 आप काउंट नहीं करते हो, मतलब ये सामान्य वर्ष में आएगा, सामान्य शताब्दी वर्ष में गिना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 नहीं, 25 से 1 आप कम कर दें, मतलब आपके पास जो है वो 24 लीप ईयर हो जाएंगे। और 24 लीप ईयर हैं तो बच गए कितने? 76। तो ये क्या हो गए? सामान्य वर्ष हो गए। एक सामान्य वर्ष की आप बात करते हो तो एक सामान्य वर्ष पर 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक बात है। यदि एक सामान्य वर्ष की हम बात करते हैं तो एक सामान्य वर्ष की यदि हम बात करें तो 364 और प्लस 1, मतलब ये आपके 52 पूरे सप्ताह को दर्शाता है। आप 7 से भाग देंगे तो इसमें आएगा 52 बार जाएगा, तो 52 कंप्लीट वीक हो गया और प्लस 1 ऑड डे हो गया। ठीक बात है। तो एक सामान्य वर्ष में 364 दिन में कुल 52 सप्ताह पूरे हो जाते हैं, 1 बच जाता है 7 से भाग देने पर। तो 76 सामान्य वर्षों में विषम दिनों की संख्या 76, यानी 76 नॉर्मल ईयर में विषम दिनों की संख्या 76। और 24 लीप ईयर है तो लीप ईयर में कितना बचेगा? 364 प्लस 1 है और एक प्लस 1 हो जाएगा। तो 24 इंटू 2 यानी 48 एक्स्ट्रा डे या ऑड डे या विषम दिन। कुल करते हैं 76 प्लस 48 तो मिल गया 124 डेज। 124 डेज को 7 से डिवाइड करते हैं तो 17 कंप्लीट वीक होंगे। ठीक है। और 17 कंप्लीट वीक होने के बाद बच जाएगा कितना? 5। यानी 1700 जो है सेंचुरी ईयर हमारे पास, तो इसमें 5 ऑड डे होंगे, 5 ऑड डे। तो 1600 पे 0, 1700 यानी 16 1 17, तो 1700 पे 5, फिर यही क्रम लगाएंगे तो 1800 पे आपको 3 मिलेंगे, फिर यही क्रम लगाएंगे तो 1900 पे आपको 1 मिलेगा, और 2000 लीप ईयर है तो वापस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको आप समझिए, 100 सालों के लिए, कुल 100 सालों की यदि बात करें तो 100 सालों में विषम दिनों की संख्या 5, 200 सालों में विषम दिनों की संख्या 3, 300 सालों में विषम दिनों की संख्या 1, 100 सालों में विषम दिनों की संख्या 5, 200 सालों में विषम दिनों की संख्या 3, 300 सालों में विषम दिनों की संख्या 1, और 400 साल बोलने का मतलब तो पूरा भाग चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? 0। तो ये देखिए, यही 3 संख्याएं आपको मिलेंगी। लीप ईयर से लीप ईयर के बीच पे आपको जो सेंचुरी ईयर मिलेंगे उनमें विषम दिनों की संख्या 5, 3 और 1 होगी क्रमशः। क्लियर हो गया कंसेप्ट?
अच्छे से समझ लीजिएगा, इसी के आधार पे हम प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। चलिए आगे आए। अब इसके बाद बोलते हैं कि भाई दिन को हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे और महीनों को कैसे ज्ञात कर पाएंगे। तो भाई ये हम विषम दिनों की संख्या का कंसेप्ट देख रहे हैं, तो विषम दिन को देख लेते हैं। देखिए, शून्य विषम दिनों की संख्या बची तो वो रविवार को दर्शाता है, 1 सोमवार को दर्शाता है मंडे को, 2 ट्यूसडे को, 3 वेडनेसडे को, 4 थर्सडे को, 5 फ्राइडे को, 6 सैटरडे को, शनिवार को। और वैसे ही मंथ के लिए बात करें, वैसे ही निकाला गया है, कंसेप्ट बिल्कुल वही है। देखिए 31 दिनों का जनवरी होता है, 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, तो बच गया 3। ये विषम दिन की संख्या हो गई जनवरी के लिए, ठीक। और आगे जुड़ करके बनते जाता है, जैसे फरवरी जो 28 की है यदि, तो 7 चौक 28, शून्य बचा और पहले का ऑड डे बचा है, तो 3 + 0 3 हो गया। उसी तरीके से आगे है ना, फरवरी प्लस मार्च, फिर मार्च प्लस अप्रैल, ऐसा हम इसको कैरी ओवर करते जाएंगे। तो ये बिल्कुल सीधे याद रखें। अब हम ये तो समझ में आ गया कि विषम दिन यानी 7 से भाग देने पर जो पूर्ण सप्ताह होने के बाद जो शेष फल बच जाता है वही विषम दिनों की संख्या होती है। तो ये सारे नंबर वहीं से निकाले गए। तो ये कुल 12 महीनों के हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो आप 7 से भाग दे करके हर महीने के लिए ऑड डे की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया महीने के लिए, ये दिन के लिए हो गया। लीप वर्ष और सामान्य वर्ष की गणना आपको पहले ही बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसा होगा, जैसे देखिए पूछा गया कि भाई 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो देखिए निकालने का तरीका क्या होगा, प्रोसेस भी समझते जाते हैं और इन जो भी अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़ा उसका उपयोग प्रश्न पे कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए 1900, ठीक है, कौन सा वाला सेंचुरी चल रहा है, 1900 वाला। तो ये 1900 सेंचुरी वाला पार्ट हो गया। उसके बाद 47 पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि उसके अगस्त के 15वें दिन को बताना है, तो 47 पूरा नहीं लेंगे, जो पूरा कंप्लीट हो चुका वो लेते हैं। यानी 46 साल बीत गए 1900 के बाद, तो 46 पूरे वर्ष या कंप्लीट ईयर। पहले लेंगे सेंचुरी, कौन से सेंचुरी से हम कौन सी सेंचुरी हमारी कंप्लीट हो चुकी। फिर लेंगे कितने पूरे वर्ष हो गए हैं, कंप्लीट कितने ईयर हो गए हैं वो ले लिए। अब फिर उसके बाद जो डेट दिया हुआ है वो डेट ले लेते हैं, यानी अगस्त का 15वां दिन हो गया ये। तो इसमें भी ध्यान रखेंगे कि अगस्त का 15वां दिन मतलब जुलाई तक की संख्या को आधार मानेंगे, ठीक बात है। माने पहले सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर के बाद फिर कितने एक्स्ट्रा ईयर हैं वो आ गए, पूरे वर्ष। पूरे वर्ष के बाद फिर वो 47वें वाले वर्ष पे आए और 47वें वाले वर्ष में कौन से महीने तक ऑड डे देखेंगे, जितने महीने पूरे बीत चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अगस्त का निकालना है यानी जुलाई, 31 जुलाई तक का कैलेंडर कंप्लीट हो गया है तो उसमें ही विषम दिनों को लिया जाएगा। तो अब ऑड डे देखते हैं। ऑड डे 1900, तो 1900 को अभी ही हमने देखा कि भाई ये आपका 1600 के बाद तीसरा वाला भाग था और 1900 में अभी हमने देखा कि भाई उसमें संख्या क्या आ रही थी। ये देखिए 1900 पे कितने विषम दिन हो रहे थे, एक। तो ये 1900 सेंचुरी ईयर का हो गया 1, ठीक बात है। उसके बाद बात करते हैं 46, ये 46 कंप्लीट ईयर है तो 46 कंप्लीट ईयर का 46 पहले रख लिए, क्योंकि चाहे सामान्य वर्ष हो या लीप वर्ष हो एक दिन तो बचना ही बचना है। अब इसमें से देख लेते हैं कि भाई लीप वर्ष कितने दिन होंगे, क्योंकि फिर लीप वर्षों में विषम दिनों की संख्या एक बढ़ती जाएगी। तो 46 को हम भाग दे देते हैं किससे, 46 को हम भाग दे देते हैं 4 से। तो 4 एकम 4 यानी 11 चौक 44, बच गया आपके पास 2। ये 4 से भाग देने पे जो भागफल मिला है ये लीप ईयर को बताता है, यानी 11 लीप ईयर आएंगे 46 वर्षों में। तो 11 लीप ईयर के और एक्स्ट्रा 11, देखिए 11 दूनी 22 दिन होंगे, लेकिन भाई ये 46 में हर एक वर्ष का एक एक दिन तो मैं पहले ही ले चुका, तो एक्स्ट्रा कितना, जितने लीप ईयर उसके एक दिन एक्स्ट्रा, तो 11 लीप ईयर के 11 दिन, तो 46 + 11 ये हो गया। ये 11 लीप ईयर के कारण आया है। आफ्टर दैट जुलाई तक पूरा हो चुका है। ये जो 1947 वाला साल है
तो जुलाई 1947 तक, जनवरी से जुलाई 1947 तक के लिए ऑड डे, तो यहां से देख लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई का 2, तो ये जुलाई का हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। और आखिरी में जो अगस्त है उसके पूरे 15 दिन ले लिए। ठीक है, अगस्त का, क्योंकि भाई महीना कंप्लीट होगा तब विषम दिन होंगे, महीना कंप्लीट नहीं हुआ तो वो पूरे दिनों को लिया जाएगा। पहले सेंचुरी ईयर का विषम दिन, फिर वर्षों का विषम दिन, साथ में लीप वर्षों का भी काउंट करते हुए, फिर जिस ईयर का, जिस डेट का हम दिन निकालना चाह रहे हैं उस ईयर के जनवरी से लेके पूरे हुए कंप्लीट मंथ तक का आप क्या ले लोगे, विषम दिनों की संख्या। और आखिरी में फिर जो पर्टिकुलर डेट जिस पर्टिकुलर मंथ का है उसका कुल दिन ले लोगे आप। 15 अगस्त है तो 15 ले लिए, 20 अगस्त होता तो 20 ले लेते, 21 अगस्त होता तो 21 ले लेते, 13 अगस्त होता तो 13 ले लेते, यानी पूरे दिन ले लिए। अब एक तरीका यह है कि भाई पूरे को जोड़कर 7 से भाग दे दो, और यदि बड़ी संख्या दिख रही है तो आप अलग अलग कर लो, थोड़ा सरल हो जाएगा, आंसर एक ही जैसे आना है। तो मैं अलग अलग पहले भाग दे दूं और फिर हम ऑड डे तक पहुंचेंगे। 1 को 7 से भाग दोगे तो भाई भाग जाएगा ही नहीं, उतना ही रिमाइंडर बचेगा। 46 को भाग दोगे तो हो जाएगा आपका 7 छक्के 42, मतलब बच जाएगा रिमाइंडर आपका 4। 11 को भाग दोगे तो 7 कम 7, 11 में 7 दिया, 4 बच गया आपके पास। 2 का 2 बच जाएगा, 15 7 दूनी 14, इसलिए 1 बच गया। समझ में आ रहा है ना, किससे भाग देते चल रहे हैं, 7 से भाग देते चल रहे हैं। पूरा टोटल करके भाग देंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा, नहीं तो हम सीधे सीधे कर सकते थे, सीधे कर दिए। 1 का 1 आ गया, 46 को 7 से भाग दिए तो हमारे पास 4 बच गया, 11 को भाग दिए 4 बच गया, 2 रह गया, 15 को भाग दिए 1 बच गया। 1 और 4 4 4 8 और 2 10, 1 11 और 1 12, 12 आया। 12 को फिर 7 से भाग दे देते हैं तो बच गया 5, 5 ऑड डे बचा। अब ये 5 जो विषम दिन संख्या यहाँ पे मिल रही है, ये 5 कौन से डे को दिखाता है, तो ये 5 दिखाता है आपका फ्राइडे को। इसका मतलब 100% श्योर 15 अगस्त 1947 के दिन क्या था, फ्राइडे था। क्लियर हो गई बात? आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए सारे कंसेप्ट आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ऑड डे कंसेप्ट भी बताते चल रहा हूँ, मंथ भी बताते चल रहा हूँ, लीप ईयर भी बताते चल रहा हूँ। आसानी से प्रश्न बनेगा, कभी कंसेप्ट आप भूलेंगे नहीं। सीधे नंबरों को याद करने में बोलूँ तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, यही कारण है कि कहाँ से आया ये आपके लिए जान लेना जरूरी है। हमेशा के लिए ये चीज़ दिमाग पे आपके रहेगी। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए 12 अप्रैल 2019, तो फिर से वही चलते हैं, ये 2019 है, यानी 2000 तक का सेंचुरी कंप्लीट, तो 2000। उसके बाद कंप्लीट ईयर कितने हो, 2019 का तो बताना है, मतलब वो कंप्लीट ही नहीं हुआ, इनकम्प्लीट वाला ईयर है, तो 2018 तक कंप्लीट है। 2000 के बाद कितने साल कंप्लीट, 18। उसके बाद आपका 12 अप्रैल। अब जो 2019 वर्ष है उसमें किस मंथ का हमको विषम दिन तक यूज करना है, जनवरी से मार्च वाला, मतलब मार्च का ही लेंगे। ठीक बात है। तो 2000 तो लीप ईयर है, 400 से भाग जाने वाला, तो 0 हो गया विषम दिन। 18, तो 18 दिन तो होंगे ही होंगे, और 18 को आप जैसे यहाँ हमने लीप ईयर निकाला था, आप 4 से भाग देते हो, 4 चौक 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, आप भाग दे देते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4, भागफल 4 मिलेगा, तो 4 आपके पास क्या हो गए, लीप ईयर हो गए। उसके बाद 12 अप्रैल, तो मार्च तक का लेंगे आप जो कंप्लीट हो चुका है, तो मार्च में देखते हैं आपका जनवरी, फरवरी और ये आपका मार्च। मार्च में कितने, 6, तो ये 6 हो गया, और अप्रैल के पूरे दिन 12 हो गया। ठीक, हल करते हैं, या तो पूरा जोड़कर 7 से भाग दे सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग करेंगे, 0 का 0 आ गया, 18 को भाग देंगे तो 18 को भाग देंगे, 7 दूनी 14, तो बचेगा 4, 4 का 4 ही आ गया, 6 भी भाग नहीं जाएगा, एज इट इज आ गया। 12 को 7 से भाग देंगे तो हो गया 7 एकम 7, 12 में 7 गया, कितना आ गया, 5। 4 और 6 10, 4 14, 5 19। 19 को 7 से भाग देते हैं तो कितना बचेगा आपके पास, 7 दूनी 14, यानी बच गया 5। रिमाइंडर 5 बचा, तो फिर से वही आ गया, कितना आपका, फ्राइडे। 5 किसको शो करता है, फ्राइडे को शो करता है। क्लियर हो गई बात? तो देखिए ये अभी जो दोनों डेट मैंने लिए डे पता करने के लिए, ये दोनों डेट में लीप ईयर वाली कोई बात नहीं थी। 2019, 19 4 से भाग नहीं जाता, सामान्य वर्ष है, यानी 365 दिन वाला। 47 ये भी 4 से भाग नहीं जाता, तो ये भी सामान्य वर्ष है, लीप ईयर नहीं है।
अब एक डेट देखते हैं जिसमें लीप ईयर आएगा, तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे वो देख लेते हैं। 12 जुलाई 2016, देखिए सारा कुछ वैसे ही सॉल्व करना है, कहीं कुछ चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। 2000 हो गया सेंचुरी ईयर, 15 वर्ष हो गए, उसके बाद कंप्लीटेड 16 वाले को नहीं लेना है, इनकम्प्लीट वाले वर्ष को नहीं लेते, जो कंप्लीट हो चुका उसको लेते हैं। और 2016 वाला जो कैलेंडर है उसमें से 2016 वाले वर्ष का जून तक का भाग को हमको लेना है, 12 जुलाई को तो हमको पता ही करना है। तो ये 2000 पे आपके विषम दिनों की संख्या 0 हो गई, 15 वर्षों के 15 दिन और 4 से भाग देने पर 4 तिया 12, यानी 15 में से 12 गया, 3 बच गया, 3 ऑड डे हो गए, और 3 ही आपका लीप वर्ष आया, तो 3 लीप वर्ष रहेंगे 15 वर्षों में। जून तक का आप देखें तो जून वाले में यदि हम आकर देख लेते हैं तो जून वाले पे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून पे आपका 6 आ रहा है, ये जून का ऑड डे नंबर हो गया। और 12 जुलाई के 12 दिन का 12, ये इसको 7 से भाग दिए तो 15, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 3 का 3 बचेगा, 6 बचेगा, 12 को 7 से भाग दिए 5 बचेगा। टोटल किए 6, 3, 9, 1, 10 और 5 15, 15 को 7 से भाग देते हैं, 2 बार जाएगा, बचेगा शेषफल 1, एक ऑड डे है, यहाँ तक तो ठीक। उत्तर देने से पहले रुकना होगा। ये सामान्य वर्ष जैसा ही हमने पूरा हल कर लिया, लेकिन हमें पता है कि लीप ईयर में फरवरी जो है वो 29 की होती है, तो एक एक दिन आगे खसकेगा, एक एक दिन आगे खसक जाएगा, आगे चला जाएगा। तो बस इतना करना है हमको, लास्ट में आंसर बताते समय +1 करके आंसर बताना है, बस ये ध्यान रखेंगे। क्यों, वो भी आपको समझ में आता है। ये +1 कौन है, ये वही एक एक्स्ट्रा दिन है जो फरवरी 29 की होने पर बढ़ी है लीप ईयर पे। 2 हुआ, और 2 किसको दर्शाता है, मंगलवार यानी ट्यूसडे को। क्लियर हो गई बात। वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से इसके नोट्स आप बना लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न लगभग सारे एग्जामिनेशन जिसमें भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी वाला पार्ट होता है उसमें पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारा कोर कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे और अपनी तैयारी मजबूत करेंगे। ओके पढ़ंतुओं, थैंक यू।